वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं और हम लोग अभी यूनिट 8 को स्टार्ट कर चुके हैं। यूनिट 8 स्टार्ट कर लिए हैं और यूनिट 8 है हमारा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को आज देखेंगे। भारत में औपनिवेशिक जो अर्थव्यवस्था है इसका आरंभ 1757 के प्लासी के युद्ध से होता है। जब प्लासी के युद्ध को जीतने के बाद बंगाल को अपने नियंत्रण में अंग्रेज कर लेते हैं तो 1757 से ही भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है और ये पूरे जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता है यानी 1947 तक औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था इतने समय तक भारत में रहती है। तो सबसे पहले भारत को उपनिवेश बनाया और किस क्षेत्र को बनाया सबसे पहले अंग्रेजों ने? तो बंगाल को पलासी और बक्सर के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने पहला उपनिवेश बनाया और वहीं से औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत हो जाती है और वो भारत की आज़ादी तक कायम रहती है। और इस दौरान पूरा जो अगर इंटायर उनका जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, कॉलोनियल इकोनॉमी है, इसको अगर देखें हम औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को देखें तो देखते हैं कि पूरे इस दौरान भारत मूल रूप से जो कि पहले भारत के सूती कपड़े या जो भी प्रोडक्ट होते थे विदेशों में उसकी काफ़ी मांग होती थी, डिमांड होती थी, इसलिए भारत था क्या, चीज़ों का निर्यात करता था। भारत चीज़ों का निर्यात करता था और अपने देश में जो भी ज़रूरतें होती थी उसके लिए वो आत्मनिर्भर था। लेकिन ब्रिटिश काल में पूरा ये पलट गया, पूरी ये व्यवस्था पलट गई। तो भारतीय जो सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि आत्मनिर्भरता मूलक अर्थव्यवस्था थी, जो सेल्फ डिपेंडेंट थी, हर चीज़ का प्रोडक्शन यहाँ पे होता था, अब वो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई। अब औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई और हम लोग जानते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो मातृ देश होता है, मातृ देश हमारा कौन था? ब्रिटेन। मातृ देश का अपना लाभ कमाना ही मुख्य उद्देश्य होता है और एकमात्र उद्देश्य होता है। उपनिवेश जिस देश में स्थापित किया जाता है उस देश के संसाधनों को अपने हित में उपयोग करके मातृ देश को सबल बनाना ही एकमात्र उद्देश्य रह जाता है। और इसलिए भारत जो कि आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी वह औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गई। ब्रिटेन के हित में जो प्रकार से यहाँ पे परिवर्तन करना पड़ा, हर प्रकार का परिवर्तन कंपनी के द्वारा यहाँ पर किया गया और उसका एक ही उद्देश्य हो गया, जो मुख्य उद्देश्य हो गया। अब जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ गई तो इसके बाद हम लोग जानते हैं ब्रिटेन एक छोटा सा देश है, ब्रिटेन एक छोटा सा द्वीपीय देश है। वहाँ पे जो संसाधन है, रॉ मटेरियल संसाधन, उसकी बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा नहीं है, संसाधन की कमी है, जबकि भारत संसाधन से परिपूर्ण था। लेकिन यहाँ पर आधुनिक उद्योग धंधे नहीं थे। और ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, औद्योगिक क्रांति आई, तो वहाँ पे क्या हो गया कि प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा और उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे संसाधन नहीं थे और उसको मतलब रॉ मटेरियल नहीं था, उसके लिए जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल वहाँ पे उपलब्ध नहीं था, जबकि प्रोडक्शन बहुत हो रहा था। दो चीज़ की कमी थी, पहला उसके पास कच्चा माल नहीं था, रॉ मटेरियल नहीं था, दूसरा जब प्रोडक्ट बन जाता था मशीनों के द्वारा, काफ़ी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में बनता था, तो उतना ज़्यादा प्रोडक्ट जो कि निर्माण होता था उसको सेल कहाँ पे करेंगे, वो उस तरफ विस्तृत बड़ा बाजार नहीं था उसके पास। तो इसी तलाश में और जब उसे भारत में उपनिवेश स्थापित करने का मौका मिला तो भारत में दोनों चीज़ें थी, यहाँ कच्चा माल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और दूसरा जो होता है कि बाजार, एक बहुत बड़ा बाजार मिल गया। तो अब उनका एकमात्र ही उद्देश्य हो गया कि औद्योगिक क्रांति को ब्रिटेन में जो हुई उसको सफल करने के लिए, उन्हें लाभ करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने उद्योगों के लिए भारत से कच्चा माल प्राप्त करने में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। और इसके साथ जो कच्चा माल भारत से ब्रिटेन जाएगा और वहाँ के मशीनों से तैयार होकर फिर वो भारत में उसको बेचा जाएगा, भारतीय बाजारों में बेचा जाएगा। दो उद्देश्य हो गया, पहला कच्चा माल ले जाना इंडिया से और ब्रिटेन ले जाकर उसको मशीन से तैयार करके फिर उसे भारतीय बाजारों में बेच देना है। तो इससे क्या हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि पहले क्या थी, निर्यात करती थी, निर्यातक देश था भारत के चीज़ों का विदेशों में मांग था, चाहे मसाला हो, सूती वस्त्र हो, काफ़ी डिमांड था यूरोपीय कंट्री में। और इसीलिए यूरोपीय लोग यहाँ पे आए थे और इनको खरीद कर
बेचते थे। लेकिन अब क्या हो गया, यहाँ से सिर्फ कच्चा माल खरीदने लगे, पहले बना हुआ माल खरीदते थे, जो सूती कपड़े भारत में बनते थे उसे ही खरीदते थे और वहाँ जाकर बेचते थे। एक तरह से भारत का निर्यात होता था, भारत के मसालों को खरीदते थे और वहाँ जाके बेचते थे यूरोप में, तो इससे उसका लाभ होता था और भारत का निर्यात होता था, भारत भी लाभान्वित था इससे। लेकिन अब क्या हो गया, भारत आयातक देश बन गया, क्योंकि अब जो भी कच्चा माल था उस पे अंग्रेज ने राजनीतिक नियंत्रण के माध्यम से अपने कब्जे में कर लिया और उसे मनचाहे दामों पर, सस्ते दामों पर खरीद कर अपने देश को भेजते थे और वहां से मशीनों से तैयार माल भारतीय बाजारों में भर दिया। और हम भारतीय भी क्या होता है, हम लोग सस्ते चीज़ों के पीछे भागते हैं और उसके पीछे मजबूरी भी, हमारी गरीबी थी, तो सस्ते चीज़ों के पीछे हर भारतीय भागते हैं। आज भी हमारा आदत है, आज भी हम ऐसा करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो चाइना है, चाइना चाइना कभी भी इंडिया का हित नहीं चाहता है, चाइना इंडिया के हित कभी नहीं चाहता, लेकिन चाइना से बने प्रोडक्ट सस्ते हुआ करते हैं, जिसके कारण हम लोग देखते हैं आज भी हम लोग चाइना के चीज़ों को प्रेफर करते हैं, चाइना के चीज़ों को लेते हैं। तो वही हाल समझिए उस समय हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रोडक्ट आते थे ब्रिटेन से, वो मशीनों से बने कपड़े होते थे, भारतीय जो कपड़े बनते थे उसके तुलना काफ़ी सस्ते रहते थे, तो भारतीय भी उस ओर आकर्षित हो गए, जिससे भारतीय जो थे उद्योग धंधे, छोटे मोटे हथकरघा उद्योग हो, चाहे छोटे लघु उद्योग हो, बुनकरों का हो, ये सारा फेल्योर हो गया, सबका पतन हो गया और सब बंद हो गया धीरे धीरे। और इससे क्या हो गया, भारत एक आयातक देश बन गया। अब ब्रिटेन से बने माल पर भारत आश्रित हो गया। यहाँ पे कोई भी उद्योग धंधा या छोटे मोटे स्तर के हथकरघा उद्योग या बुनकर उद्योग कुछ भी नहीं बचा, तो भारत निर्यातक देश से आयातक देश बन गया। ये जो पूरी व्यवस्था है 1757 से 1947, 1757 से 1947 औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का जो काल है ये, तो इसको एक भारतीय महत्वपूर्ण इतिहासकार आरपी दत्त, जिसको हम लोग रजनी पाम दत्त कहते हैं, रजनी पाम दत्त ने पूरे इस पीरियड का एनालिसिस किया है और पूरे इस पीरियड का अध्ययन किया है और उन्होंने इस काल के जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है उसको 3 भागों में बांटा है और उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में से 3 भागों में बांटा है। याद रखिएगा, इंडिया टुडे, इंडिया टुडे, इसके लेखक है रजनी पाम दत्त। इंडिया टुडे, इसके लेखक हैं रजनी पाम दत्त, जिन्होंने ही इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का जो पूरा कार्यकाल है 1757 से 1947, इसे 3 भागों में बांटा है। आज हम लोग इसी 3 भागों के बारे में अब पढ़ने वाले हैं और जो सबसे पहला है उसी को हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। तो ये कौन कौन से 3 भाग थे उसे हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो पूरे भारत में रहा, उनका समय के अनुसार परिवर्तन रहा, उनकी नीतियों में, उनके विचारों में, उनके जो काम करने का तरीका है वो समय समय के अनुसार परिवर्तन रहा और इसी परिवर्तन को रजनी पाम दत्त ने एनालिसिस किया और उसे 3 भागों में बांटा है। तो पहला 1757 यानी पलासी के युद्ध से लेकर 1813 के चार्टर एक्ट को उन्होंने एक काल माना है, जिसका नाम दिया है वाणिज्यिक पूंजीवाद, वाणिज्यिक पूंजीवाद। दूसरा उन्होंने जो काल माना है 1813 के चार्टर एक्ट से 1858 के भारत सरकार अधिनियम और इसे औद्योगिक पूंजीवाद का है, औद्योगिक पूंजीवाद। और तीसरा जो है इसे वित्तीय पूंजीवाद माना है और इसे कब से कब तक, 1858 से भारत की आज़ादी तक, 1858 से 1947 तक के काल को उन्होंने तीसरा भाग माना है और उसे वित्तीय पूंजीवाद नाम दिया है। तो ये रजनी पाम दत्त ने किया है। तो अभी हम लोग जानते हैं कि विभिन्न कालों को जो उन्होंने डिवाइड किया है, आखिर अलग अलग काल के अलग अलग जो पीरियड थे इनके क्या क्या विशेषताएं थी और ब्रिटिश नीतियां अलग अलग दौरान अलग अलग चरणों में किस प्रकार रही। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारत में 3 चरण हो गए और 3 चरण में से हम लोग अभी पहला चरण को देखते हैं, वाणिज्यिक पूंजीवाद। वाणिज्यिक पूंजीवाद जब हुआ तो उस दौर में भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए और अंग्रेजों ने किस प्रकार यहाँ पे अपने लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए कौन कौन सी नीतियाँ अपनाई। आपसे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाणिज्यिक पूंजीवाद ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है का चरण कब से कब तक माना जाता है, तो 1757 से 1813। इस दौरान जो मुख्य, अगर पूरे का निचोड़ निकाला जाए इस पीरियड में 1757 से 1813 के बीच,
तो अंग्रेजों का पूरा ध्यान क्या रहा? आर्थिक लूट पर। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ लाभ कमाने पर केंद्रित रहा। ज़्यादा उन्हें राजनीति पे ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा सत्ता पर नियंत्रण करने का कभी प्रयास नहीं किया, और न ही वो सत्ता पर नियंत्रण करने का उन्होंने प्रयास किया, और इसके बाद न ही उन्होंने क्या किया, भारत के जो आंतरिक मामले थे, धर्म धर्म चाहे वो संस्कृति हो, कल्चर हो कल्चर हो, किसी भी क्षेत्र में उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, और भारत लाभ कमाने आई थी, आर्थिक लाभ कमाने आई थी। तो उसे जब मौका मिला पलासी और बक्सर के बाद बंगाल में, तो उन्होंने पूरा का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर केंद्रित रखा। और यही जब अति हो जाता है, अति लालच, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने का, उन्होंने अंततः उसे सत्ता पे आने को मजबूर किया, कल्चर पे मजबूर किया कि हमको श्रेष्ठ साबित करना है खुद को, तभी तो भारतीय उसके पीछे घूमेंगे। अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करना है, या अपने धर्म में उन्हें धर्मांतरित कर देना है, ईसाई बना देना है। जब हम भी ईसाई, अंग्रेज भी ईसाई और भारतीयों को भी ईसाई बना देंगे, तब तो हमारे साथ उनका कोई टकराव नहीं होगा, हम लोग एक ही तरह के लोग बन जाएंगे और आराम से भारत में व्यापार करेंगे और आज ज़्यादा से ज़्यादा लूटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाएंगे। तो इस दौर में जो मुख्य उद्देश्य था वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक था, आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक लूट। लेकिन जब हम अगले दौर में पहुंचेंगे, देखेंगे कैसे उसका लक्ष्य बदलता है, राजनीति हो जाता है, फिर सत्ता पर नियंत्रण हो जाता है, भारतीय धर्म में हस्तक्षेप करने लगते हैं, भारतीय कल्चर में हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो ये सब यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे मिसिंग था इस दौर में ये सब चीज़ें। एक ही मकसद था, और यही 100% उसका मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लूट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है। तब इनके मुख्य उद्देश्यों को हम लोग देखते हैं, इनका क्या होता है। सबसे पहला जो उनका उद्देश्य था क्या, कि भारत में उस समय बहुत सारी वो यूरोपीय कंपनियां थी, फ्रेंच थी, फ्रेंच भी यहीं पर थी, डच भी थे, डच थे, डेनिश थे, बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां उस दौर में भारत में थी। तो उनका पहला लक्ष्य था कि व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना। भारत में जो उसे व्यापार करना है वह सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ही रहे, और इस सबको यहाँ से आउट करना है, ये सबको यहाँ से किसी तरह भगाना है। और इसके कारण क्या हो गया, ये इन लोगों के बीच इनका संघर्ष हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सारी यूरोपीय जो कंपनियां थी इनके बीच उसका संघर्ष हुआ। और हम लोग जानते हैं एंग्लो फ्रेंच वार, काफ़ी फेमस वार है ये, इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं, और इसके बारे में हम लोग डिटेल क्लास भी किया है, जो कि वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यूरोपीय कंपनियों के बीच संघर्ष हुआ, यूरोपीय कंपनियों के बीच आपस में युद्ध हुआ, और व्यापार पर एकाधिकार करने में अंततः अंग्रेज सफल रहे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सफल रही। और चाहे वो वांडीवास की लड़ाई हो, चाहे वो वेदरा की लड़ाई हो, वेदरा की लड़ाई में डचों को परास्त किया, वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। और अंततः इन लोगों को जो अन्य यूरोपीय कंपनियां थी वो असफल रही, और यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो सफल रही, और उन्होंने व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। जो उनका इस चरण का पहला उद्देश्य था, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में अंग्रेज पूरी तरह सफल रहे और व्यापारिक एकाधिकार स्थापित कर लिया। दूसरा जो उसका उद्देश्य था कि कम से कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदकर यूरोप में उसे अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना, क्योंकि उसका एक ही मकसद था, आर्थिक लाभ। तो आर्थिक लाभ के लिए सबसे पहले एकाधिकार किया, ताकि सारा जो भी यहाँ पर व्यापार करने का अवसर है 100% उसको मिले। दूसरा क्या है, कम से कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीदना और अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना। और जब उसका बंगाल पर नियंत्रण हो गया, तो बंगाल का उनको जो बंगाल के नवाब होते थे उनके मुट्ठी में आ चुके थे, मुगल शासक भी उनके नियंत्रण में थे, इसलिए उन्होंने जनता पर जो दीवानी और राजस्व प्राप्त किया, इसके माध्यम से मजबूर किया अपने मनवांछित प्रकार से खेती कराने के लिए, प्रोडक्ट तैयार कराने के लिए, और जो भारत में कच्चे माल थे उसे कम से कम मूल्य पर अंग्रेजों को बेचने के लिए भी उन्होंने मजबूर किया, और यूरोप में जाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया। उनका इस दौर में ये दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, पूंजी निवेश के माध्यम से लाभ कमाना, पूंजी निवेश के माध्यम से लाभ कमाना। तो इस दौर में जो पूंजी निवेश थे
इसका मतलब आपको पहले समझना होगा, पूंजी निवेश मतलब ब्रिटेन से लाकर पूंजी निवेश करना नहीं था। इसका मतलब था कि जो दीवानी मिला था, दीवानी दीवानी जो कंपनी को मिला था, अब उसे इसी को भारतीयों से वसूले गए राजस्व से, भारतीयों से वसूले गए राजस्व से भारत के कच्चे माल को खरीदते थे और उसे जाके ब्रिटेन में बेचते थे। पूंजी निवेश, अधिक पूंजी निवेश मतलब आप ये नहीं सोचिए कि ब्रिटेन से ज़्यादा पूंजी यहाँ के निवेश करने वाले, जैसे अभी भी हम लोग एफडीआई को बढ़ावा देते हैं, अभी भी हमारी सरकार एफडीआई को बढ़ावा दे रही है, तो ये तो अच्छी बात है कि विदेशों से पूंजी भारत आएगा, लेकिन वो उस दौर में ऐसी बात नहीं थी। अब उन्होंने पूंजी निवेश का मतलब समझ लिया, ब्रिटेन से पूंजी नहीं लाना है, भारत के दीवानी से जो राजस्व मिलेगा इसी से भारत के सामान को खरीदना है और उसे सस्ते दाम पर खरीद के ब्रिटेन को निर्यात करना है और ब्रिटेन से फिर प्रोडक्ट जो रेडी होगा उसे भारत में लाके बेचना है। यानी भारत को डबल नुकसान था। पहला तो उसके संसाधन यहाँ से जा रहे थे, कच्चा माल जो भेजा जा रहा था उसके माध्यम से भारत के संसाधन जा रहे थे। दूसरा, जो पैसा उनके पास था दीवानी का, वो किसका था? वो भी भारतीयों का था। तो भारत को डबल हानि था, एक तो उसका पैसा भी जा रहा था और दूसरा उसके संसाधन भी जा रहे थे, मनी भी जा रहा था और दूसरा उनके संसाधन भी जा रहे थे, दोनों चीज इंडिया का लॉस हो रहा था। तो यही पूंजी निवेश में पूछा जाएगा आपको कभी कभी कि अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में, इस चरण में, तो उन्होंने पूंजी निवेश अधिक से अधिक करके अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास किया। तो आप पूंजी निवेश से क्या समझते हैं? तो पूंजी निवेश से यही समझते हैं कि दीवानी से प्राप्त राजस्व को अधिक से अधिक प्राप्त करना और उसी से भारतीय सामानों को खरीदारी करना, यही इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इसका जो चौथा उद्देश्य था वो था राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना। राजनीति पर प्रभाव स्थापित करना है। राजनीति या सत्ता पर नियंत्रण नहीं, सिर्फ प्रभाव। जैसे कि बंगाल पर उन्होंने क्या किया? सत्ता पे नियंत्रण नहीं किया, वहां पे कठपुतली शासक को स्थापित किया। जो कठपुतली शासक होते थे उसे वहां पे गद्दी पे बिठा दिया और उसके माध्यम से उस पर बहुत प्रभाव स्थापित कर लिया। अब जो नवाब को ब्रिटिश सेना या कंपनी बोलती थी वही नवाब करते थे, वही करना पड़ता था उसे। इस प्रकार से उसे बांध के रखा गया था, इस प्रकार उसे नियंत्रित कर लिया गया था। तो यही इसका उद्देश्य था कि राजनीति पर डायरेक्ट हमें काबिज नहीं होना है, यहाँ पे कठपुतली शासकों को बिठाकर उसे अच्छे से नियंत्रण करना है और राजस्व प्राप्त करना है, टैक्स वसूलना है। जो बड़े शासक थे उन पे उन्होंने उनके लिए दूसरी नीति अपनाई। जो छोटे शासक थे वहां तो राजस्व स्थापित करके अधिक से अधिक लाभ कमाना उसका उद्देश्य था, लेकिन जो बड़े शासक थे, ये छोटे शासकों के लिए चीज था, लेकिन जो बड़े बड़े शासक थे, बड़े मतलब शक्तिशाली शासक भारतीय हुआ करते थे, उनके लिए उन्होंने अलग नीति अपनाई। उनके लिए उन्होंने क्या दिया? सेना का लालच दिया, सेना का लालच। सेना, ब्रिटिश सेना, उसको देने का लालच दिया कि हमारे सेना के पास आधुनिक हथियार है, आधुनिक हथियार है। और इसी के साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि 1798 में जब वेलेस्ली आए 1798 में, तो उन्होंने सहायक संधि के माध्यम से क्या किया? भारतीय राजाओं को सेना देना प्रारंभ कर दिया किराए पर। और इससे उसे क्या फायदा हुआ कि सेना का जो खर्च है उस भारतीय राजा को देना पड़ता था। तो सहायक संधि के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, बस आप यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सहायक संधि के माध्यम से उन्होंने क्या किया? मजबूत राजाओं से भी अपने संबंध अच्छे कर लिए और उससे भी प्रभाव स्थापित करके नहीं, उससे एक मधुर संबंध बना करके उसको अब सेना का जो प्रलोभन दे करके, हमारी सेना श्रेष्ठ है, आप अगर हमारी सेना आपके पास रहेगी तो आप हर युद्ध में विजयी होंगे, इस तरह की बातें करके उन्होंने उन राजाओं से भी संबंध स्थापित किया और अपने मनवांछित क्या क्या पद अधिकार प्राप्त किए, जिसको मेगना कार्टा बोलते हैं। मेगना कार्टा प्राप्त किया, महाधिकार जिसको बोलते हैं। इसके अलावा मेगना कार्टा के अलावा दस्तक जैसे अधिकार प्राप्त किए। तो इन सब के माध्यम से उन्हें क्या मिली? व्यापार में छूट, इन्हें छूट मिला व्यापार में। और व्यापार में
करने की जो छूट मिली और वो कर मुक्त टैक्स फ्री ट्रेड करने का इन्होंने परमिशन प्राप्त कर लिया बहुत सारे बड़े बड़े राजाओं से, अपने सहायक संधि और अपने सैनिकों का प्रलोभन देकर। जब इन्हें ये सारी सुविधाएं मिल गई, दस्तक मिल गया और इसके माध्यम से टैक्स में उसे काफ़ी छूट मिली और टैक्स फ्री व्यापार करने का मिला, इससे क्या हो गया कि जो भी ये भारत से रॉ मटेरियल खरीदते थे या संसाधन खरीदते थे तो उसका कॉस्ट बहुत कम हो गया, उसका कॉस्ट इससे काफ़ी कम पड़ता था, कॉस्ट काफ़ी कम पड़ता था, यानी लागत काफ़ी कम पड़ता था। और इन्हीं को वो अब ब्रिटेन जब निर्यात करने लगे और फिर भारत में बेचते थे तो भारतीय उद्योग धंधे इसके सामने कहीं भी नहीं टिक पाए और इन सस्ते सामानों और क्वालिटी वाले सामान होते थे मशीनों से बने हुए। तो इससे क्या हो गया, अब इनका जो आर्थिक लूट का जो तंत्र था वो एकदम कायम हो गया, हर तरीके से ये इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। ये इनका ये महत्वपूर्ण उद्देश्य था, इसे हम लोग देख रहे, राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया और जो बड़े राजाओं थे उसके लिए सेना के माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से। और जो विजित क्षेत्र थे डायरेक्ट जो अब विजित क्षेत्र थे, मतलब जैसे पलासी और बक्सर के बाद बंगाल में जो उनका कंट्रोल हो गया था, वहाँ पे वहाँ के जो राजा होते थे, कठपुतली शासक होते थे, उसको नए नए कर लगाने के लिए इन्होंने बाध्य किया और नए नए कर के माध्यम से अपने व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किए। तो ये थे इस दौर के महत्वपूर्ण उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इस काल के दो महत्वपूर्ण जो इतिहासकार हैं उसके सेंटेंस को उन्होंने इस काल के बारे में कहा है। पर्सिवल स्पीयर ने बंगाल में खुला लूट और बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ। आपको पूछा जाएगा यह किसका कथन है, बंगाल में खुला लूट तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ। इस दौर को 1757 से 1813 के का जो दौर है उस दौर को किस इतिहासकार ने कहा है कि अब बंगाल में बेशर्म खुला और तथा बेशर्म लूट का काल आरंभ हुआ, तो पर्सिवल स्पीयर ने। किस इतिहासकार ने कहा है कि 1765 से 72 का काल बंगाल डाकू राज्य के समान है। हम लोग जानते हैं 1765 से 72 में बंगाल में क्या था, द्वैत शासन, तो इसी काल को के.एम. पानिक्कर ने क्या कहा है, बंगाल में डाकू राज्य, डाकू। तो ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आते हैं तो इसे आपको अच्छे से कर लेना है। तो हम लोग अभी देख रहे थे कि पहला चरण जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था है भारत में आरंभ होती है, उसके 3 चरण हैं और 3 चरण में हम लोग आज पहला चरण को देखें। तो पहला चरण में अधिक से अधिक लाभ कमाना और उस लाभ को कमाने के पीछे उसका जो तंत्र काम करता था वो ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति आई थी वही मुख्य कारण था। तो इस काल के बारे में हम लोग जाने, अधिक से अधिक लाभ कमाना। इसके बाद ये देखें कि उनका क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव था, क्या क्या मुख्य उद्देश्य था। तो ये सारे उद्देश्य थे। अगर आप सब्जेक्टिव में भी लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आपको याद है, इन 4-5 पॉइंट्स को, तो इससे आप डील कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव राइटिंग में, मेंस राइटिंग में, और इन सब चीज़ों को डील करके आप लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में रहा तो ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग डिस्कशन कर चुके। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रिटिश, आपसे ये पूछा जाएगा औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब मानी जाती है, तो 1757 राइट आंसर इसका। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था जो भारत में चला 1757 से 1947, इसको इसके जो चरण है, इनके जो स्टेप्स हैं, इसे 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं, तो आज से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वाणिज्यिक पूंजीवाद का समय कब से कब तक माना जाता है, 1757 से 1813। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण कब से कब तक माना जाता है, 1813 से 1858। वित्तीय पूंजीवाद का चरण कब से कब तक माना जाता है, 1858 से 1947। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरण में किसने बांटा है, तो आरपी दत्त ने। आरपी दत्त ने अपनी कौन सी पुस्तक में, पुस्तक का नाम क्या है, इंडिया टुडे। आपसे पूछेगा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को 3 चरणों में किस पुस्तक में बांटा गया है, तो इंडिया टुडे। ठीक है, इंडिया टुडे। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा किस वाणिज्यिक, मतलब किस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के चरण में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लूट पर केंद्रित रहा, तो वो वाणिज्यिक पूंजीवाद। और इसका तीनों का काल कब से कब तक रहा, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे। इसके बाद दो यहाँ पे दोनों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस काल के लिए। इस काल के बारे में पर्सिवल स्पेयर और के.एम. पानीकर का, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा। कल हम लोग फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे और उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं औद्योगिक पूंजीवाद 1813 से 1858। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ एग्जाम फाइटर नंबर 1। धन्यवाद।